नमस्कार। सृजन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने महसूस किया, एक सुंदर मन भावन राग के साथ हमने आज के कार्यक्रम का आरंभ किया। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत सृजन में करते हैं। आज जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय शास्त्रीय संगीत, और इसके साथ साथ हम कथक नृत्य पर भी चर्चा करने वाले हैं। और इन विषयों पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर वंदना बहुगुणा जी। आपका स्वागत है। आप IGCIC में शिक्षक हैं, पढ़ाती हैं वहाँ पर। और आपके साथ साथ दीपा चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। आप कथक डांसर हैं और पढ़ाती भी है IGCIC कथक डांस टीचर हूँ। जी जी। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से माहौल को सजा दिया है। मेरे पास बस सबसे पहले ये सवाल है वंदना जी आपसे, आप थोड़ा सा अपने भूमिका के बारे में बताएं। कहाँ से आपने पढ़ाई की या किसी घराने से आपने कुछ सीखा है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा परिवार संगीत से नहीं है, लेकिन मैं सौभाग्य समझती हूँ कि मेरे परिवार में सुर की समझ और संगीत को समझने की एक सोच थी। अच्छा, क्योंकि वो सोच होना बहुत ज़रूरी है, उसको इतना सम्मान मिलना ज़रूरी है। तो जब कभी भी घर में बहुत छोटे से मुझे गाने का बहुत शौक़ रहा और उसमें मेरी माता जी का बहुत सहयोग रहा, बहुत मोटिवेशन रहा। तो बचपन से ही घर में जब भी कभी कुछ गाया तो वो लोग सब और चीज़ें छोड़ के मेरा गाना उन्होंने सुना। अच्छा। तो मेरे लिए ये मैं सोचती हूँ भगवान की कृपा है और मेरा सौभाग्य है। तो वहीं से प्रेरणा शुरू हुई। उसके बाद मैं छोटे से इंडिया में छोटे से जगह देहरादून से संबंध रखती हूँ। देहरादून उत्तरांचल की कैपिटल है, उस जगह से संबंध रखती हूँ। तो परिवार में बहुत अच्छा माहौल मिला। और वहीं से फिर शुरुआत होके देहरादून में बहुत अच्छे विद्वान संगीतज्ञ, कुछ लोग बहुत अच्छा संगीत में कर रहे हैं समाज के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन पंडित मुरलीधर जगूड़ी जी उनसे मिला, जो मेरे गुरु, प्रारंभिक गुरु रहे संगीत के। फिर उनके मार्गदर्शन से आगे जाके मैंने डॉक्टर विजया गोडबोले उनसे संगीत की शिक्षा ली। फिर मैंने BA संगीत में किया, उसके बाद MA किया, मास्टर्स डिग्री संगीत में की। और उसके बाद फिर मैं 2005 के अंत में अपनी हायर स्टडी के लिए दिल्ली मेरा जाना हुआ। फिर दिल्ली में मैंने फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से पहले MPhil और उसके बाद PhD की डिग्री कंप्लीट की। तो ये सब गुरु का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स होता है, तो रास्ता मिलता जाता रही आपकी। दीपा जी, आप नमस्कार। आप का संबंध कथक से है
और जैसे कि अभी हम वंदना जी से सुन रहे थे कि इन्होंने अपना जो पैशन है उसको मतलब पेशे के रूप में रख दिया है और उसको प्रोफेशन के रूप में रख दिया है। आप बताइए, आपकी प्रेरणा कहाँ से? बचपन से ही कथक के साथ संबंध हुई? कैसे कैसे? हाँ, बचपन से ही, क्योंकि मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि अच्छा। वो बहुत पसंद करते थे और मुझे भी बहुत ये कथक नृत्य के बारे में हमेशा ये नृत्य मुझे पसंद की अच्छा, थे। अच्छा, और इसलिए मैं छोटी उम्र से ही प्रसिद्ध नृत्यांगना नित्य शिरोमणि गुरु वंदना सेन से अच्छा। अपना परंपरागत जो कथक नृत्य की शिक्षा होते हैं सालों साल मैंने लेते रहे। और उसके बाद मैंने काफ़ी बड़े बड़े कंपटीशन जीत लिए उस टाइम पे। ऑल इंडिया कंपटीशन में भी फर्स्ट आ गए कथक में। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में मेरा ऐसे पढ़ाई तो BA B.Ed है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। बट जो मेरे प्रोफेशनल इसमें मैं आपका यूनिवर्सिटी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी वहाँ पे MA इन मास्टर डिग्री किया डांस में। वो MA इन डांस था, उसमें भी मुझे फर्स्ट क्लास मिला है। और इसके बाद तो मैं खुद कलकत्ता दूरदर्शन की ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ कथक की। अच्छा। और मतलब प्रस्तुतियाँ होती रही दूरदर्शन और चलते रहे एक के बाद एक, जैसे अभी ICCR से हम भारत सरकार से फिर हम आपकी भी प्रस्तुति दूरदर्शन पर हुई है? जी, मैं आकाशवाणी की ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ इंडिया में। जी, और काफ़ी परफॉर्मेंस मैंने दिया है वहाँ पे उत्तरांचल और भी स्टेट्स में। दिल्ली में बहुत दिया है, क्योंकि दिल्ली में आने के बाद भी मेरा शिक्षा चलती रही। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूज़िक में ऐसा नहीं है कि हमने एक मुकाम हासिल कर दिया उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा दिल्ली जाके भी सीखना होता रहा। तो जब हम गुरु का मार्गदर्शन होता है तो हमें और चीज़ें भी मिलती जाती हैं उसके साथ साथ। तो मैंने दिल्ली आके भी पंडित सारथी चैटर्जी जी और आपने सुना होगा शायद शांति शर्मा जी से भी मैंने, विदुषी शांति शर्मा जी, उनसे भी मैंने शिक्षा ली। वंदना जी, आपने तो मतलब पूरी पढ़ाई की है, मेहनत की है। भगवान की देन है या जो भी आवाज़ सबको नहीं मिलती है अच्छी, ये अलग बात है। लेकिन आपको क्या लगता है दीपा जी, आपके अंदर पहले से वो उस प्रकार की हुनर क्षमता थी परफॉर्म करने का? क्योंकि उसमें कथक में बहुत सारी आकृतियाँ दिखानी होती है। देखिए, सबके अंदर में प्रतिभा तो होती ही है। कोई ये एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए रहते हैं, बस उसको और भी निखारने के लिए गुरुओं की बहुत ज़रूरत है। और जो समय समय पर मिलते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे गुरु से परंपरागत शिक्षा बहुत दिन से सालों से चलता रहा। तो फिर जब मैंने मास्टर डिग्री करने गया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे तो इतने गुणीजन मिले कि हम बोल नहीं सकते। सभी स्ट्रीम में सब बड़े बड़े गुरु थे। तो वही है कि आपको निखारने के लिए एक गुरु, एक पथ प्रदर्शक की जो वंदना कह रही थी, वो तो बहुत जरूरी है। वही आपको निखार सकती है। इसीलिए कहते हैं कि इन कलाओं के लिए एक जीवन कम है इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वो एक मैच्योरिटी आता है, वो एक समुंदर जैसे है, आप बोल सकते हैं। और अभी भी बहुत कुछ बाकी रह गया ऐसे लगते हैं। और आप देखिए कि आपकी कला का प्रभाव कितना पड़ता है लोगों पर, और उनकी पूरे मनस्थिति बदल जाती है। जैसे आपने शुरुआत की या फिर आप प्रस्तुति करते हैं मंच पर, ये पूरा अलग दुनिया है। आप अगर सोचिए कि जब मैं कुछ कैरेक्टर कर रही हूँ तो कथा की एक ही ड्रेस में हम हैं। मैंने जैसे बोल रही हूँ कि मैं कृष्णा दिखा रही हूँ, तो जब ऐसे करते तो कृष्णा लगते हैं, जब ऐसे करते तो राधा लगते, तो उसी एक ही वेश में है। लेकिन ये जो हमारे मन की जो भावना है ऊंचाई से लेके जाते हैं। तो ऐसे भी आप जानते हैं, संगीत ऐसे है कि इसमें आध्यात्मिक जो बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअलिज्म जो है वो तो इसमें है। तो ये दूसरे दुनिया में लेके जाते हैं। ये एक तरफ से बहुत अच्छी बात है। तो ये यही है कि हमको दूसरे अपने मन को और भी जो हम बोलते हैं उन्नति देते हैं। के लिए। और आप छात्रों को भी इस प्रकार से मतलब आकृतियां सिखाते हैं कैसे? ये महत्वपूर्ण है ना? देखते सिखाते हैं, बहुत खुश होते हैं, सब बोलते हैं मैम अच्छा मैम ऐसे भी, मैम ऐसे भी।
अच्छा लगता है और उन्होंने भी उनमें भी आ जाते हैं। बहुत मैं खुशी महसूस करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में जब मेरे स्टूडेंट्स स्टेज में जा रहे हैं। हमारे IGCIC में इतने सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो मेरा कोशिश रहता है हर टाइम मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स कुछ को भेजती रहूँ और उनमें, क्योंकि जितने हम स्टेज देंगे उतने वही गर्व महसूस होता है। वंदना जी, आपको क्या लगता है जब मतलब किसी व्यक्ति की आवाज़ में निखार ला देते हैं, उनको प्रशिक्षित कर देते हैं, थोड़ा सा अनुभव सुनाए। नहीं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी संस्कृति और इन कलाओं को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। तो हम लोग, मैं बार बार ये बोलती हूँ कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम कि इतनी अच्छी जगह पे हम लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देखती हूँ लोगों में, मॉरिशस में लोगों को बहुत इच्छा है, उनका एक जुड़ाव है भारत से लेके, तो वो लोग जैसे आते रहते हैं। हम लोग का IGCIC में केवल 45 मिनट्स का पीरियड होता है, लेकिन उस 45 मिनट को वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, करना चाहते हैं, वो चाह है उनमें, तो वो चाह होनी चाहिए। और शायद इसलिए कि ऐसे लोग संगीत या कला को अपना प्रोफेशन बनाना नहीं चाहते हैं। ये लोग अपनी रुचि मन से, क्योंकि ये कलाएं अपनी खुशी के लिए पहले है। पहले खुशी उसमें है। वो शास्त्र पक्ष या वो जो टेक्निकल चीजें वो बाद में आती हैं, पहले अपनी खुशी है। तो वो 45 मिनट्स हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ वो खुश होके गए। IGCIC में इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में जो आप पढ़ाती हैं, तो किस प्रकार के कोर्सेज हैं वहाँ पर कथक के लिए, बताएं आप। बहुत सारे, जैसे हॉबी बच्चों के लिए तो चिल्ड्रन कोर्सेज है। अच्छा, 5 साल से शुरू होते। कभी कभी तो ऐसे हालत है कि छोटे बच्चे लेके गार्जियन मीन्स पेरेंट्स भी, मैम प्लीज ले लीजिए, मैंने नहीं हो सकता। फिर मतलब मैम बैठ के देख लेंगे, इतने अच्छा लगता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, आप प्लीज थोड़ा सा। तो एक वहाँ पे बच्चों का एक छोटे से सभी ग्रुप में हम सभी में हैं, तो संगीत के लिए भी हॉबी कोर्स से ही शुरू होता है। हमारे यहाँ पे खाली नृत्य संगीत नहीं है, उसके साथ साथ तबला भी है और योगा भी है। मीन्स सब कुछ IGCIC में इतने एक बहुत बड़े और उसके बाद जैसे सर्टिफिकेट, हाँ, फिर हॉबी होते हैं, फिर कोर्स वाइज हॉबी है पहले शुरू में, क्योंकि बहुत लोगों का एज हो गए, सीखने की बहुत इच्छा है मन में, कभी दूसरे प्रोफेशन में है। जैसे मैं आपको क्या बताऊँ, IGCIC में जैसे एयर मॉरिशस में सर्विस करते हैं, बैंक में सर्विस करते हैं, डिफरेंट अधूरी इच्छाएं रह जाती है कि मतलब, तो सब आके बोलते हैं मैम हो पाएगा, बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है। तो वही है कि उनको मैं बोलती कि हॉबी, हम सभी यही है कि हॉबी में जाइए, फिर उसके हॉबी के बाद फिर देखिए सीखने का बाद धीरे धीरे सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा 1, डिप्लोमा 2, एडवांस डिप्लोमा 1, एडवांस डिप्लोमा 2, और उसके बाद जब सब कंप्लीट, कभी कभी ऐसे होता है कि ये तो सालों से चल रहे हैं ना, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वो बाद में फिर से आते हैं और कहते हैं मैम रिफ्रेशन में उनको ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो सीखने जाते हैं, हमेशा नए नए हमारे यहाँ पे टीचर्स नई चीजें लेना चाहते हैं, अपना ग्रुप और भी ग्रूम करना चाहते हैं। ये तो रही बात मतलब सीखने की। कुछ ऐसे छात्र भी आप लोगों को मिलते हैं जो इसको प्रोफेशनली लेने की इच्छा रखते हैं? हाँ, मतलब इसमें जरूर वो जो रिफ्रेशर ग्रुप जो हमने बोला है, रिफ्रेशर एक लास्ट बैच है जो सब कुछ जो कर चुके हैं, जिन्होंने 6-7 साल सीखा है, वो लोग इसमें आते हैं, और जो और अधिक सीखना चाहते हैं वो लोग एक तरह से प्रोफेशन उनका है, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिखाते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं टीचर, तो ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो खुद नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं और हमारे पास सीखने आते हैं। अच्छा। और उनकी प्रस्तुति भी होती है? किस प्रकार की गतिविधियाँ चलती है IGCIC में? मतलब उनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है? बहुत मिलते हैं, बहुत। मैं तो इतने बिजी शेड्यूल मीन्स ऐसे है कि IGCIC में प्रोग्राम के बाद एक कोई भी ऑकेशन लेके प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं। यही मैं बोलती हूँ कि उनको पार्टिसिपेट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, अपना जो हुनर उनमें है वो दिखाने का बहुत अच्छा जब तक न दिखाएं तब तक वो सृजन निकलता नहीं है। क्रिएटिविटी तभी है जब आप परफॉर्म करेंगे, आपका खाली सृजनशीलता उसी में है, आप जितना परफॉर्म करोगे तो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे और हाल में विश्व हिंदी सचिवालय के साथ एक कार्यक्रम किया था, उसमें स्टूडेंट्स ने एक हिंदी गान गाया था, ना, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी, और आपके अभी आने वाले हैं कुछ है, हमारे सबकी है, सबके। हाँ, थोड़ा बताइए उसमें क्या किस अवसर पर आ रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की हर साल होते हैं हमारे IGCIC में, टैगोर की जन्म जयंती के ऊपर, फिर उसके बाद कोई प्रोग्राम उनके ऊपर ही होते हैं। तो लास्ट ईयर हुआ था हमारे चंडालिका,
अच्छा। और उसमें बहुत लोग बच्चे हैं, बच्चे से लेके बड़े बड़े आई थिंक 73 पार्टिसिपेंट थे उसमें, और बहुत ही अच्छे से सबने किया। अभी जो हमारे कमिंग प्रोग्राम है उसमें वंदना भी अपना गाना गा रही है। मीन्स हम सभी मिलके एक लाइव प्रोग्राम हो रहा है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोइट्री है, होरी खेला, होरी खेला, उसके ऊपर आधारित करके। राजस्थानी पोइट्री। हाँ, उसका प्लॉट वही है कि पटभूमिका ऐसे है कि राजस्थान की एक रानी की अपनी शासकीयता जो है उनके ऊपर, तो वो एक पोइट्री है, उसको एक डांस ड्रामा बनाया गया। तो 1 घंटा के ऊपर है। अभी आई थिंक हमारे और उसमें रिहर्सल अभी चल रहे हैं, बहुत रिहर्सल चल रहे जोरों हैं। से। 13 में है। और सभी वहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है हमारे IGCSE के सभी स्टूडेंट्स हैं। मैं उस सवाल पर आना चाहता हूँ कि जैसे सृजन के हमारे दर्शक हैं, अगर उनको आप समझाएं कि कथक क्या है असल में, कथक को कैसे आप बहुत साधारण भाषा में उनको समझाएंगे? उसमें क्या आकृतियाँ क्या है? आकृतियाँ मैं ये ऐसे तो आप जानते हैं कि इसकी कथक, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा हाँ, सा कथक ये इंडिया की नॉर्दर्न पार्ट की डांस है, नॉर्थ इंडिया की डांस है कथक। और इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते होते आज कथक आधुनिक इस स्टेज में आए हैं। तो इसमें मैं पहले स्टोरी टेलर जैसे कथा कहे सो कथिका, ऐसे कुछ मीन्स जो स्टोरी बोलते हैं वही है कथाकार। अच्छा। तो इसी से इसके शुरुआत हुए थे। जैसे कोई भी माइथोलॉजिकल स्टोरी कुछ, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे है कि ये जो मैं कह रही हूँ ये मेरा बोलना है। तो ये कुछ दूर से भी देखेगा तो मीन्स बोल रहे। तो स्टोरी टेलर के लिए भी ऐसे ही शुरुआत हुए थे, जैसे वो कुछ स्टोरी बता रहे हैं तो उसको साथ साथ भाग भंगिमा आ ही जाते हैं लोगों को। तो ऐसे करके इसका शुरुआत हुआ था। फिर ये मंदिरों से लेके चलते हुए फिर भारत में आप जानते हैं समय बहुत सारे बाहर से शक्तियाँ आए फिर गए। तो हर एक जो परिवर्तन उनके अच्छाई सब कला की वो जैसे उसमें संमिश्रण हो गए। तो मुगल पीरियड में इसका थोड़ा चेंज हो गया, डांस के गज़ल ठुमरी सब इसमें इन्वॉल्व, और बड़े बड़े गुरुओं ने इनको संभाला। कहीं बड़े बड़े सुल्तानों ने भी, जैसे वाजिद अली साहब, तो उनके भी समय में बहुत ही प्रचार हुआ है। और सभा नर्तक गुरु भी माने जाते थे, ठाकुर प्रसाद जी उनके समय में भी। तो बहुत कुछ उस समय पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो कथक में क्या होता है मीन्स एक जगह में बंद हुए नहीं, मीन्स हर एक संस्कृति का मिलन होते रहे उसमें। तो इसका इस प्रकार से बढ़ते रहे। शास्त्रीय संगीत की जब हम बात करते हैं वंदना जी, तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे ये शास्त्रीय संगीत सही मायनों में देखें तो हमारा वो उसका जुड़ाव है फोक संगीत से, फोक संगीत से वो निकला है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि ये अपनी खुशी के लिए पहले है। तो आम लोग पहले ऐसे ही गाते थे, शायद गाते होंगे खेतों में काम करते हुए, या अपने डेली रूटीन के जो वर्क्स होते हैं वो करते हुए वो लोग गाते होंगे। और फिर उसको धीरे धीरे रूप मिला शास्त्र का। स्कॉलर्स ने उसके ऊपर रिसर्च किया या सोचा कि ये धुन कैसे, क्या नोट्स है, कैसा है। उससे निकल के फिर आज भी हम देखते हैं कई राग जो हैं वो फोक सॉन्ग से जुड़े हुए दिखते हैं हमें। अच्छा, हाँ। तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोग यही मानते हैं, और यही 80% यही है कि फोक सॉन्ग से उसका जुड़ाव है। तो इसीलिए जब हम कुछ क्लास में भी कुछ क्रिएटिविटी करते हैं तो उसको जैसे किसी फोक सॉन्ग से स्टार्ट किया, फिर देखा कि उसमें कैसा स्ट्रक्चर है, किस राग से ये मिल रहा है, वही चीज़ हम क्लास में भी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ही क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स का भी आता है। या कोई राग शुरू किया, उसको देखा कि ये थोड़ा थोड़ा उनका इंटरेस्ट, जैसे अगर बहुत हम क्लासिकल में जाएंगे तो कभी कभी अरुचि आना स्वाभाविक है। तो हम क्या करते, कभी कभी कुछ पुराने गीतों से जोड़कर उसमें हम फिल्म के गाने भी ले लें, कोई बुराई नहीं है, जो राग बेस्ड है। तो उसको लेके फिर हम देखते हैं कैसा राग को कैसे जस्टिफाई वो गीत कर रहा है। तो इस तरह से उनका क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। फिर अगर हम प्योर, मैं अगर कुछ क्लासिकल सिखा रही हूँ तो उसमें अगर जैसे बहुत बिगनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं तो कोई बंदिश या कंपोजिशन, राग का स्ट्रक्चर बनाने के बाद कोई कंपोजिशन लिया तो उसमें बहुत सिंपल उनको बताया कि हाँ ऐसा इम्प्रोवाइज करना है।
आलाप करना है। एक आलाप जैसे टेक्निकल टर्म है, क्योंकि खाली बंदिश से या आरो स्ट्रक्चर से, नोट से राग कंप्लीट नहीं होता। राग कंप्लीट होता है आलाप से, तान से। तो वो थोड़ा थोड़ा उनको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत क्योंकि उसके भी बहुत सारे लेवल है जो ये हम इम्प्रोवाइज करते हैं, उनको बहुत टफ नहीं, बहुत बिगनिंग वाला कुछ करके फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग अलग अलग गाएं। ये नहीं कि ग्रुप क्लास है तो सब लोग साथ में गा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसी से ही उनका क्रिएटिविटी आता है, उनको समझ में आता है कि हाँ, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो वो होगा, वो चीज़ हो नहीं पाएगा। तो इस तरह से वो क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं वो। दीपा जी, आप को जब मतलब कोई आपके पास कोई छात्र है तो वो आपको देखकर मतलब सीख रहा होता है ना? प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है ना, आप उनको सिखाते हैं दिखाकर, और ये इस प्रकार से। लेकिन वंदना जी, आपको कैसे देखें? आपको सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद फिर उसकी अनुकृति होती है। ये ज़्यादा कठिन नहीं लगता है आप लोगों को? थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि संगीत सभी कठिन है। अगर आप बोलेंगे तो मैं जो कर रही हूँ तो उसको भी वो देख देखे, क्योंकि कथा ऐसे है आपके बोल परंत, ये तो बहुत सबको बोलते हैं मैम बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाषा अलग है। तो वो जो ता थे तो उनको मैम फिर धीरे धीरे उनको बोलना पड़ता है, फिर धीरे धीरे हाथ में ताली देके। एक ही बात है, मीन्स आप डांस कर रही हो तो आपको देख के वो नया चीज उनमें लेना पड़ रहा है, एक एक बोल परंत बोलना पड़ रहा है, और एक्सप्रेशन तो है ही सब कुछ। मीन्स वो तो कला जहाँ पर है वहाँ पर आपको तो बराबर की मुश्किलें हैं अगर सुन रहे। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में बताइए तो रुचि है उतने लोगों की, या फिर कम से कम थोड़ा सिर्फ बेसिक्स जानना चाहते हैं और बाकी केवल गाने के लिए नहीं? जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे ग्रुप्स हमारे पास आते हैं, जैसे हॉबी क्लास है, बिगनर्स जो बिल्कुल फ्रेश है, स्टूडेंट जिन्होंने कभी सीखा नहीं है और वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है चैलेंज तो वहीं से शुरू होता है, क्योंकि उनको उसकी तरफ लेके आना। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं हॉबी क्लास में। मेरा तो ये मानना है कि क्योंकि मैंने खुद शास्त्रीय संगीत किया है, तो मैं कहती हूँ कि, और हम आए भी उसके लिए हैं यहाँ पे, अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए। तो मैं हॉबी क्लास में भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो शास्त्रीय संगीत को जाने, लेकिन उसमें फिर मैं बैलेंस बनाने का कोशिश करती हूँ। तो वही है, जैसे शुरुआत में कुछ बेसिक टेक्निकल चीज़ें सिखाने के बाद थोड़ा थोड़ा हम फिल्म के गाने जो राग बेस्ड हैं, फिर थोड़ा भजन गीत, कभी गज़ल भी गा दिया, जिससे उनका इंटरेस्ट एक रहे उस चीज़ में। फिर अलग अलग सुनना, क्योंकि एक दूसरे को जब सुनते हैं साथ में बैठ के, ये कलाएं साथ में बैठ के करने वाली है। ये नहीं कि मैंने अकेले गाया हो गया। जब तक हम बैठेंगे नहीं, दूसरे को नहीं सुनेंगे, तब तक उसमें एक निखार नहीं आता है कि हाँ दूसरे ने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक वो चीज़ उसमें आती है। तो हॉबी क्लास से हम लोग शुरू करके ये तो, लेकिन ये है यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत है। मैं वो बार बार बोलूँगी कि यहाँ पे हम लोगों के लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ यही है कि यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह है। और वोकल म्यूजिक के लिए भी तो IGCIC में और ऊपर से महात्मा गांधी संस्थान में भी पूरे मॉरिशस में अनेक सेंटर हैं, शाखाएं, जहाँ पर इस प्रकार की कलाओं का शिक्षण देते हैं। अगर बड़े क्लास खाली नहीं, जैसे बच्चों को भी पेरेंट्स से लेके आते हैं, भागते हुए आते हैं सब, मीन्स एकदम टाइम पे, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सभी का एक बहुत इंटरेस्ट है सीखने का। ये मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे और शायद इसलिए कि माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों के चरित्र का निखार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कलाओं के, ये सच बात है। ये कलाएं हमें केवल गाना ही नहीं सिखाती है, डांस ही नहीं सिखाती। मैं तो और एक बात बताऊंगी कि हाँ, मैं देखती हूँ कि बच्चों को पेरेंट्स बोलते गुरु को प्रणाम करो, ऐसे आके बोलते प्रणाम। तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं छोटी सी बच्ची आके चली गई, मैं कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे अपना झट से आके प्रणाम प्रणाम में जो उनकी मम्मी पापा ने उनको बाहर जब गए तो बताए, तो संस्कार, हाँ यही संस्कार जो है ना, तो ये अच्छा लगता है, जिसकी बहुत आवश्यकता है आज की संदर्भ में। जैसे हम देख रहे हैं किस प्रकार से समाज आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आपके कला के क्षेत्र में क्या बाहरी, जैसे मैं कथक को ले लूँ तो बाकी जो पश्चिम के डांस और दूसरे प्रकार की नृत्य का प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट करता है, या किस प्रकार से उसको सम्मिलित भी करते हैं कभी कभी? ऐसे तो क्लासिकल नृत्य जो है वो अलग है, क्योंकि इसमें ताल लय के साथ आपके हस्तक के साथ पैर चलन वो तो रहते, उसके साथ साथ भावभंग, एक्सप्रेशन, यही आपको अलग कर देते हैं। अच्छा। है ना? तो
पाश्चात्य नृत्य में आप देखते हैं कि उसमें हैंड मूवमेंट्स, फिट मूवमेंट्स, बट ये एक्सप्रेशन, ये जो है, ये जो भाव है, यही अलग और है। वंदना जी, आपके क्षेत्र में बताइए। मुझे नहीं लगता इतना प्रभाव हम लोगों के क्योंकि संगीत पे या नृत्य पे पड़ता है। फ्रेमवर्क में है क्लासिकल बिल्कुल, म्यूजिक। क्योंकि हम लोगों को क्लासिकल यहाँ पे करना है, तो उसमें वेस्टर्न म्यूजिक आना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कोई प्रोग्राम का ऐसा कोई हाँ, कोई आता है, प्रोग्राम में फ्यूजन डिमांड आता है, तो हम करते हैं, तो हम जरूर करते जैसे- हैं। फ्यूजन हो लेकिन सकता है। क्लास आप में क्लासिकल ऐसा से नहीं जा होता है। सकते हैं, मीन्स कर सकते हो, ये लेकिन ऐसे उसमें ही सम्मिलित नहीं कर बहुत सकते। बड़ा अगर कोई, इसमें और ऐसा होता भी है, हम लोगों के आईजीसीआईसी में बहुत प्रोग्राम होते हैं, हाँ, कभी बहुत कभी प्रोग्राम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट करना है। आप लोग यहाँ पर सृजन के मन से जुड़े, आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे हमारी पहले तरफ से भी नमस्कार। दीपा चौधरी जी, धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर वंदना बहुगुणा, आपको धन्यवाद। और कृपया सृजन के मन से आप अपने डायरेक्टर श्री संजय शर्मा जी को धन्यवाद दें, और भारतीय उच्चायोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इसके साथ सृजन के दर्शकों, यहाँ पर हमारा कार्यक्रम समाप्त हो चला। आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, और शायद अपने जीवन में कलाओं को भी उतारेंगे, और इस प्रकार से बेहतर समाज के लिए हम सभी लोग काम करेंगे। तब तक के लिए एक अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद, नमस्कार।